नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी दैनिक जागरण का संपादकीय है उपहार जैसे सुधार। तो देखते हैं। देखो, अंततः वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में सुधार की प्रतीक्षा पूरी हुई। यह एक बड़ा सुधार है क्योंकि इसका लाभ आम लोगों के साथ कारोबार जगत को भी मिलेगा। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा, और वह भी ऐसे समय जब उसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति की नीतियों से दो चार होना पड़ रहा है। 8 वर्ष के बाद जीएसटी को युक्ति संगत बनाए जाने के फैसले के साथ यह देखा जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं को इसका वास्तविक लाभ मिले। अच्छा, जीएसटी कब आया था? जीएसटी 1 जुलाई 2017 में आया था। एक्चुअल में ये क्या रहता है? विशेष बहुमत प्लस 50+ % राज्यों के बहुमत के बाद में संशोधन के माध्यम से आया था। तो उन आशंकाओं का निवारण किया जाना चाहिए जिनके तहत यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि कुछ उत्पाद और सेवाओं के मूल्य में वास्तव में कमी आएगी या नहीं। इन आशंकाओं का निवारण करके ही 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधार को देश को दिवाली के उपहार की संज्ञा दी जाएगी। ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुधार के साथ जीएसटी क्रियान्वयन की जटिलताएं सचमुच खत्म हो और छोटे कारोबारियों की बेवजह कागजी कार्रवाई पूरी न करनी पड़े। जीएसटी में बड़े सुधार को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। वह इसलिए औचित्यहीन और व्यर्थ है क्योंकि जीएसटी परिषद ने आम सहमति से यह फैसला लिया है। अब इस टैक्स को दो ही श्रेणियों यानी 5% और 18% श्रेणियां होंगी इसकी। ये ठीक है कि आम सहमति से लिए गए फैसले को लेकर कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों ने राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई करने की मांग की है, लेकिन एक तो नुकसान बहुत अधिक नहीं है और दूसरे वो तात्कालिक रूप से ही होगा। जीएसटी की दो श्रेणियां किया जाना समय की मांग है। ऐसा करने से केवल रोजमर्रा की तमाम वस्तुएं सस्ती नहीं होंगी बल्कि उनकी खपत भी बढ़ेगी। इसके नतीजे में अर्थव्यवस्था का पहिया और तेजी से घूमेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए अगली पीढ़ी के अन्य आर्थिक सुधारों को भी तेज गति देनी होगी, जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी। आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ के मामले में भारत के आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाने पर आमदा है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत को विकसित देश बनने के लिए तेजी से प्रगति करना आवश्यक है। इसके लिए केवल तभी सभी अपेक्षित सुधार ही नहीं किए जाएं बल्कि उन पर अमल करने की ठोस व्यवस्था भी की जानी चाहिए। यह भी जरूरी है कि आर्थिक सुधारों के मामले में दलगत हितों की संकीर्ण राजनीति को तिलांजलि दी जानी। यह अपेक्षा सबसे अधिक कांग्रेस की है क्योंकि उसने हर मामले में सस्ती राजनीति करना अपना एजेंडा बना लिया। समय के अनुरूप आदित्य सिन्हा लेखक, लोक नीति विश्लेषक हैं। ये सुधारों को अक्सर इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि मानो इनसे हर किसी को लाभ पहुंचता है। वास्तविकता में सुधारों के दो पहलू होते हैं। इसमें भी किसी को लाभ होता है तो किसी को नहीं होता है। सुधार इतना जरूरी करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों और लोगों पर बोझ की दिशा बदल देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सुधारों के नाम पर की जाने वाली पहल अर्थव्यवस्था को एक मजबूत और एक अधिक टिकाऊ पथ पर ले जाती है। हाल ही में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के मोर्चे पर किए गए सुधार इसी गतिशीलता को दर्शाते हैं। इसके जरिए एक संरचना को सरल बनाकर, लोगों पर बोझ घटाकर, उत्पादकों की विसंगतियों को दुरुस्त कर, विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत कर, परिषद ने जीएसटी को भ्रम एवं अनुपालन की जटिलता के जाले से बाहर निकालकर
विकास उन्मुख ढांचे की और नए सिरे से उन्मुख किया है। इन सुधारों का सशक्त पहलू यही है कि इसे मध्यम वर्गीय उपभोक्ता विजेता के रूप में उभरता दिखता है। सबसे स्पष्ट परिवर्तन 4 स्तर वाले जीएसटी ढांचे से एक सरल और नागरिक हितैषी प्रणाली की ओर बढ़ना, जिसमें केवल 2 मुख्य स्लैब हैं, मेरिट वस्तुओं के लिए 5% और मानक स्लैब के रूप में 18%, जबकि 40% विशेष स्लैब केवल विलासिता और हानिकारक वस्तुओं जैसे सट्टेबाजी, कैसीनो, बड़े वाहनों और कुछ गैर एल्कोहल पदार्थों के लिए नियत की गई है। पुराने सिस्टम के तहत शब्दों में छोटा सा अंतर बड़ी विसंगति की वजह बनता रहा है। जैसे क्या पराठा रोटी समान था, पनीर को छूट और चीज पर टैक्स। ये अस्पष्टता है वर्गीकरण, विवाद, मुकदमेबाजी और प्रशासनिक बैकलॉग की स्थिति को निर्मित करते रहेंगे। इसके चलते तमाम छोटे उद्यमों के लिए अनुपालन के मोर्चे पर अधिक समय और ऊर्जा और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। स्वाभाविक रूप से इसका उत्पादन पर असर पड़ता है। अब 4 स्लैब वाली व्यवस्था को 2 श्रेणियों में सिमटकर परिषद ने विवादों की गुंजाइश को घटाते हुए कर प्रणाली में अनिश्चितता को दूर करते हुए उसे अधिक पूर्वानुमानित बना दिया गया है। इस सुधार से लोगों को सीधी राहत भी मिलने वाली है। दूध, पनीर और ब्रेड अब जीएसटी से मुक्त हो गया है, क्योंकि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल, रोजमर्रा उपभोग में आने वाली कई वस्तुएं जो 12-18% की श्रेणी में आती थी, उन पर भी 5% टैक्स कर दिया गया। इस घरेलू बजट का संतुलन और बेहतर होगा। एसी, बाइक, टीवी से लेकर छोटी कारों समेत कई वस्तुओं पर 28% से 18% करना भी लाभ पहुंचाने वाला सिद्ध होगा। जीएसटी सुधार के पीछे मंशा एकदम स्पष्ट है कि लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा रहे जो खर्च होकर आर्थिकी को गति प्रदान करे। यहाँ निजी उपभोग की जीडीपी में करीब 60% की हिस्सेदारी है। वहाँ यह पहल मांग को तात्कालिक रूप से बढ़ाने का काम करेगी। स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी इस सुधार को उधर से घटेगा। पहली बार जो लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है, उनको मुक्त कर दिया गया है। कई जीवन रक्षक दवाइयां भी मुक्त कर दी गई हैं, जबकि स्वास्थ्य परीक्षण से जुड़े उपकरणों पर भी टैक्स घटा दिया गया है। यह मुद्दा केवल कल्याण नहीं बल्कि विकास का भी है। किफायती स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक बीमा कवरेज लोगों को चिकित्सा खर्च के झटकों से बचाने का काम करते हैं। इससे अन्य खर्चों के लिए संसाधन बचेंगे। साथ ही स्वास्थ्य और अधिक सुरक्षित कार्यबल बनाकर उत्पादकता में सुधार की संभावना बढ़ती है। इनोवेटिव ड्यूटी स्ट्रक्चर के जरिए भी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। यह स्थिति तब बनती है जब इनपुट पर तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक कर लगता है। यह उद्यमों के लिए अनुपयोगी क्रेडिट जमा करना, तरलता पर दबाव डालने और प्रतिस्पर्धा गंवाने का कारण बनता है। कपड़ा क्षेत्र इस समय से बहुत प्रभावित था, जहां मानव निर्मित फाइबर पर 18%, यान पर 12%, तैयार करने पर 5% कर था। उर्वरकों को भी ऐसी विसंगतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कच्चे माल पर 18%, अंतिम उत्पादों पर 5% कर लागू था। अब इन विसंगतियों को सुधारा गया है। ट्रैक्टर और मशीनरी पर भी कर 12% से 5% कर दिया गया है, जिससे किसानों के लिए लागत घटेगी। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों को भी 5% कर लगने से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदमों को और मजबूती मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुधार संस्थागत स्तर पर भी है। जीएसटी प्रणाली की लंबे समय तक इसलिए आलोचना की गई क्योंकि इसमें राष्ट्रीय स्तर के उचित अपीली तंत्र का अभाव है। उद्यमों को अक्सर राज्यों के बीच असंगत निर्णयों का सामना करना पड़ा है, जिनसे अनिश्चितता को बढ़ाया है।
इसी कड़ी में 2025 के अंत तक जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण यानी जीएस टेट को अमल में लाने का निर्णय महत्वपूर्ण है। न्यायाधिकरण सितंबर से पहले अपीलें स्वीकार करेगा और दिसंबर तक सुनवाई करेगा, जो बैकलॉग यानी लंबित मामलों के लिए जून 2026 की समय सीमा होगी। प्रिंसिपल बेंच की अग्रिम निर्णयों के लिए राष्ट्रीय अपीली प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी, जिससे न्यायालयों के बीच स्थिरता बढ़ेगी। यह संस्था का सुधार विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वानुमानित विवाद समाधान निवेश जोखिम घटाता है। कंपनियां अधिक निवेश और विस्तार करने के लिए तभी तैयार होती हैं जब उन्हें पता होता है कि असहमति और विसंगतियों का तत्परता के साथ निरंतर समाधान संभव होगा। जीएसटी को तार्किक बनाना समय की आवश्यकता थी, क्योंकि इसकी जटिलता विवादों को बढ़ाकर विकृतियों को जन्म दे रही थी। जीएसटी को तार्किक बनाना समय की आवश्यकता थी, क्योंकि इसकी जटिलता विवादों को बढ़ाकर विकृतियों को जन्म दे रही थी, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही थी। इसके समग्र परिणाम उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की मुसीबतें बढ़ा रहे थे। वास्तव में 17 में अपनी शुरुआत के साथ जीएसटी ने जहां पूरे देश को बाजारों को एकीकृत करने का काम किया, तो 25 के सुधार इसके विकास की गति को बढ़ाने वाले परिपक्व प्रणाली के रूप में स्थापित करता है। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का ये एडिटोरियल है, जीएसटी संबंध है भी। जीएसटी परिषद की बुधवार को आयोजित 56वीं बैठक में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में अहम सुधारों की घोषणा की गई। माना जा रहा है कि इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा, वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होंगे और अनुपालन में सुधार होगा। जीएसटी में बदलाव करके उसे मोटे तौर पर 5 से 18% 2 करों वाला तुलनात्मक रूप से सरल ढांचा बना दिया गया है। चुनिंदा नुकसानदेह वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% की दर रखी गई है। यह भी कहा जा सकता है कि जीएसटी अभी पूरी तरह से एकल दर वाले ढांचे के विचार पर करीब नहीं है, लेकिन ताजा बदलाव कई विसंगतियों और व्यवस्था की ढांचागत कमियों को दूर करने वाले साबित होंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस माह के अंत से पहले वस्तु एवं सेवा कर अपीली पंचाट का परिचालन शुरू किया गया, ताकि अपील स्वीकार किया सके। जीएसटी की ढांचे में इस व्यवस्था की कमी महसूस की जा रही थी। नया ढांचा 22 सितंबर से प्रभावी होगा। 12 और 28% की दरों को समाप्त कर दिया गया है और इनमें आने वाली वस्तुओं को 5 से 18% की दरों में समाहित कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होंगी। उदाहरण के लिए खाद्य वस्तुओं की बात करें तो 5% की स्लैब में डाल दिया गया है। एसी 12 इंच के टेलीविजन अब 28 से 18% पर कर लगेगा इनमें। छोटी कार मोटरसाइकिल पर भी 28 से 18% कर लगेगा। महत्वपूर्ण बात है कि बीमा उत्पादों और जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इससे वे किफ़ायती बनी रहेंगी और उनकी पहुंच बढ़ेगी। इन्वेंटेड कर ढांचे से संबंधित कुछ मुद्दों पर भी सुधार किया गया। उदाहरण के लिए मानव निर्मित कपड़े और उर्वरक क्षेत्र में भी कृषि उपकरणों मसलन ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी पर भी जीएसटी कम कर लिया गया है। क्षतिपूर्ति उपकरण जिसका संग्रह राज्यों को महामारी के दौरान हुई राजस्व हानि की भरपाई की खातिर के लिए कर चुकाने के लिए किया गया और उसका अंत भी हो जाएगा। केवल चुनिंदा नुकसानदेह वस्तुओं पर भी वह रहेगा। सामान्य स्तर पर जीएसटी दरों में कटौती की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। एक अनुमान के अनुसार यह आने वाली कुछ तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगभग 1% का योगदान कर सकता है और अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित कर सकती है। हालांकि वास्तविक परिणामों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। केवल त्योहारों के कारण और दरों में कटौती की उम्मीद से रुकी हुई मांग से आगे बढ़कर फिर भी समग्र रूप से कम जीएसटी दरों का मुद्रास्फीति पर नरमी लेने वाला प्रभाव अवश्य पड़ेगा। सबसे कठिन होगा कि राजकोषीय प्रभाव का आकलन, यानी सरकार के राजस्व और व्यय पर इसका असर जानना। सरकार ने कहा है कि दरों में तर्कसंगत बनाने से राजस्व पर करीब 48,000 करोड़ रुपए का असर होगा और काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा मांग किस तरह प्रतिक्रिया देती है।
नीतिगत नजरिए से देखें तो औसत जीएसटी दर 11.6% से कम हो जाएगी, जो पहले ही एकदम आरंभ में के 14.4% से कम है। परिषद शायद 5% की निचली दर को कुछ हद तक बढ़ाने की संभावना विचार कर सकती थी, ताकि राजस्व संग्रह को बढ़ाया जा सके। इससे उपभोक्ता को समग्र स्तर पर लाभ मिलता ही है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कुछ हद तक राजस्व की सुरक्षा भी कर पाते हैं। इसके अलावा यह भविष्य में एक समान दर की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह संरचना को और अधिक सरल बनाने का भी अवसर देता है। जैसे जूते, चप्पल, परिधान और वाहन जैसे उत्पादों पर एक ही दर से कर लगाया जा सकता है, पर किए गए बदलाव समग्र रूप से सकारात्मक है और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को कहीं अधिक सरल बनाएंगे। कॉरपोरेट जगत को नहीं बनाया जाना चाहिए निशाना। आर जगन्नाथ, लेखक, वरिष्ठ पत्रकार है। भारतीय कारोबारी जगत ने कई नाकामियों का सामना किया है। इसके बावजूद एक बात जो नहीं होनी चाहिए वह राजनीतिक दलों या बुद्धिजीवियों द्वारा उन पर कीचड़ उछालना एवं गलत ठहराना। जब बड़े राजनेता उन पर हमला करते हैं, इस समय राहुल गांधी और अतीत में अरविंद केजरीवाल ऐसा कर चुके हैं, तो इससे देश का कोई भला नहीं होता। भले ही उद्योग जगत ने गलतियां की हों, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अदानी और अंबानी के बारे में अंतहीन प्रलाप करना और फिर उन्हें कारोबारी घरानों से उम्मीद करना कि वे निवेश करेंगे और भारत को वैश्विक छवि प्रदान करेंगे, यह मूर्खतापूर्ण है। एकाधिकार को रोकना एक बात है और यह मानना एकदम पूरी दूसरी बात है। भारत को दिग्गज कारोबारी समूहों की आवश्यकता नहीं है। बड़े कारोबारी घरानों की आलोचना विदेशी ताकतों को प्रेरित करेगी और वे भी भारत के हितों को सीमित करने के लिए ऐसा ही करें। यह महज संयोग नहीं है। अमेरिकी प्रतिभूति मिनिमम आयोग और हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी को निशाना बनाया, जबकि उनके कदमों से किसी अमेरिकी नागरिक के अधिकार प्रभावित नहीं हुए हैं। हाल ही में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा दिया गया बयान इसी श्रेणी में आता है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भारत यानी रिलायंस सस्ते रूसी तेल को रिफाइन कर पश्चिमी देशों को निर्यात करता है, इससे मुनाफा कमा रहा है। और व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भी इसे आगे बढ़ाते हुए भारत को रूस का लैंड्रोमेट यानी धुलाई केंद्र कह दिया है। और उन्होंने कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर यूक्रेन से किसी को लाभ हुआ है तो अमेरिका के सैन्य औद्योगिक गठजोड़, क्योंकि यूरोप और यूक्रेन दोनों ने उससे अधिक रक्षा साजो सामान खरीदे। अगर कोई अर्थव्यवस्था वाकई धुलाई केंद्र है तो वह अमेरिका है। दुनिया का कोई भी ऐसा मादक पदार्थ गठजोड़ या अवैध कारोबार नहीं है जो अमेरिकी डॉलर की मदद से काला धन सफेद नहीं करता हो। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुई के 2022 के एक शोध पत्र के मुताबिक 1.1 लाख करोड़ डॉलर की अमेरिकी नकदी में $100 के नोटों का 2/3 विदेश में केंद्रीय बैंक से परे रखा हुआ है। क्रिप्टो के आगमन के बाद इसमें बदलाव आ रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब क्रिप्टो कारोबार में भी नजर आ रहे हैं। अंबानी की आलोचना करने वाले एक महत्वपूर्ण सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं कि वह यह है कि निजी कंपनियां सस्ते रूसी तेल के उपलब्ध होने से ही पहले ही कच्चा तेल आयात कर परिष्कृत उत्पादों का निर्यात करती रहती है। सस्ते रूसी तेल के उपलब्ध होने से पहले ही कच्चा तेल आयात कर लेते हैं, फिर परिष्कृत उत्पादों पर निर्यात करती रहती है। भारत की सरकारी तेल कंपनियां मूल्य निर्धारण नियमों से बंधी होती हैं, जबकि निजी क्षेत्र को इससे छूट प्राप्त है। इसका परिणाम यह है कि निजी रिफाइनिंग क्षमता का एक बड़ा हिस्सा निर्यात के लिए उपयोग होता है। यदि तेल की कीमतें वास्तव में मुक्त हों तो अधिक परिष्कृत उत्पाद भारत में ही बेचे जा सकते हैं। इससे भी अधिक नुकसानदेह है कि कई बुद्धिजीवियां, मसलन प्रताप भानु मेहता जैसे लोगों द्वारा की जाने वाली आलोचना, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में अपने स्तंभ में लिखा कि भारतीय पूंजीवाद का उदय मुख्य रूप से कारोबारियों से हुआ है, जो मूल्य में अंतर से तो खूब लाभ
उठाते हैं, कमाते हैं, लेकिन वे निर्माण और सृजन में सक्षम नहीं रहे हैं। सूद में कम निवेश करने, केवल मुनाफे पर काम करने के लिए भारतीय कंपनियों की आलोचना करना उतना उचित है करना उचित है, लेकिन यह मोटे तौर पर लाइसेंस परमिट राज का परिणाम है। अब यही नियामकों के राज में हो रहा है। राजनेता और अफसरशाह दोनों ही उद्योग जगत पर भरोसा नहीं करते। अगर यह बदलता है कि कारोबार अधिक भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकारों और प्लेटफॉर्म उत्पादों का निर्माण करेंगे, आर्थिक ताकतों को मजबूत करेंगे। व्यापारिक मानसिकता के लिए केवल भारतीय कारोबार को दोष देना सही नहीं है। अमेरिका और रूस का पूरा खुदरा क्षेत्र इसी मॉडल पर काम कर रहा है, यानी सस्ते चीनी उत्पाद खरीद करके उनको देश में बेचना है। कारोबार के लिए व्यापार और निर्माण दोनों आवश्यक है। व्यापार और निर्माण, जब आप प्रतिस्पर्धी नहीं रहते तो व्यापार से पैसे कैसे कमाते हैं? वह आपको अपना ग्राहक वर्ग बनाने का अवसर देता है ताकि आप अपना उत्पाद तैयार कर सकें। बात केवल अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा की नहीं है। ध्यान दीजिए कि मोबाइल फोन और अन्य वस्तुओं में क्या हो रहा है। एक दशक पहले भारतीय ब्रांड मसलन माइक्रोमैक्स, कार्बन आदि बाजार में काफी हिस्सेदारी रखते थे। वे चीन से आयातित काले कल पुर्जों से बनते थे, परंतु वे चीन की कीमतों का मुकाबला नहीं कर पाए। अभी वीवो, सामुंग जैसे चीनी कंपनियां उस बाजार पर काबिज हैं। देश की आईटी कंपनियां भी कारोबार में, वे सस्ती भारतीय कोडरों की मदद से अमेरिका, यूरोप के उच्च मार्जिन वाले बाजारों में काम करती हैं। वे भी व्यापारियों से अलग नहीं है। जब व्यापार करना लाभकारी होता तो अधिकांश व्यवसाय उसे अपनाते, लेकिन जब व्यापार में लाभ ही नहीं दिखता है, वे निर्माण की ओर रुख कर सकते हैं। जब सरकार और व्यवसाय का समीकरण भरोसे में बदल जाएगा तो भारत की कंपनियां पीछे नहीं रहेंगी। अब ऐसा ही हो रहा है। रक्षा से लेकर निजी क्षेत्र अब सैन्य साजो सामान बना भी रहा है, निर्यात भी कर रहा है। जोमेटो के संस्थापक अपने $2 करोड़ निवेश करके गैस टरबाइन इंजन बना रहे हैं, जो छोटी सी जगह से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम मानव रहित विमान बनाने में इस्तेमाल होंगे। टाटा और महिंद्रा ने भारत के साथ वैश्विक बाजारों के लिए कार प्लेटफॉर्म बनाने शुरू कर दिए। इसी अखबार के मुताबिक कुछ दोपहिया वाहन कंपनियों ने शोध में विकास पर 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आरंभ कर दिया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस ने भी सोलर और हाइड्रोजन तकनीकी में भारी निवेश की योजना घोषित की है, जबकि अदानी क्षेत्रों में ऐसा करेंगे। लार्सन एंड टर्बो, गोदरेज, टाटा बिरला और कई छोटे स्टार्टअप भी एरोस्पेस, रक्षा उपकरणों और ड्रोन में निवेश कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स और फैब्स तो है ही। नियमन के अलावा उन कंपनियों के लिए जो गहन तकनीकी उत्पाद और प्लेटफॉर्म में निवेश करने की क्षमता रखती है, वो शेयर बाजार ध्यान भटकाने वाला तत्व बन गया है। इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसी कंपनियां बस भारी नकदी है, जिसे आसानी से भारत की मालिकाने वाले बौद्धिक संपदा अधिकार के विकास में लगाया जा सकता है, लेकिन बजाय वे इसका उपयोग अपने अंशधारकों को प्रसन्न करने में लगाते हैं। या तो अब इन कंपनियों को लाभांश भुगतान कम करना चाहिए और उस बचत को बौद्धिक संपदा अधिकार के निर्माण में लगाना चाहिए, या फिर उन संस्थापकों को अपनी संपत्ति का उपयोग ब्लेड प्लेटफॉर्म में उत्पाद बनाने चाहिए। अगर जोमेटो के दीपेंद्र गोयल अपनी निजी संपत्ति से शोध एवं विकास में निवेश कर सकते हैं तो बाकी अरबपति क्यों नहीं कर सकते? कि सूचीबद्ध कंपनियां सूचीबद्धता समाप्त करने पर विचार कर सकती हैं ताकि वे दीर्घकालिक बौद्धिक संपदा परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकें। भारत की कंपनियों में विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। अविश्वास और व्यापारिक मानसिकता के आरोपों से कोई मदद नहीं मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन जैसी वैश्विक ताकतों का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे भारतीय उद्योगपति। हमारे बड़े व्यवसायों को उनकी खामियों के बावजूद संरक्षण देना चाहिए। अगर वे कोई गलती करते हैं तो हमें सुलझाना चाहिए कि विदेशियों को उन्हें कमजोर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगला, जनसत्ता का ये संपादकीय राहत की दर। पिछले कई वर्षों से जो माल सेवा यानी जीएसटी प्रणाली की और उसकी दरों को लेकर के सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस मसले पर सरकार के भीतर कोई खासा उत्साह नहीं दिख रहा था।
नतीजन ऐसी बहुत सारी वस्तुओं पर भी कर के रूप में लोगों को नाहक से भी ज़्यादा रकम चुकानी पड़ रही थी, जिन्हें अनिवार्य आवश्यकताओं के रूप में जाना जाता है। अब आखिरकार सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव की घोषणा कर दी है, वो आम जनता के लिए भारी राहत के तौर पर पेश किया जा रहा है। हालांकि कई वस्तुओं और सेवाओं पर अब तक लागू कर की दरों में जिस तरह की कमी की गई है, उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और तर्क संगत होने से लेकर के जिस तरह से सवाल उठाते रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है। लेकिन विपक्षी दलों ने बहुत देर से एक कदम उठाया है। गौरतलब है कि बुधवार को जीएसटी परिषद की बैठक ने जिन दरों को मंजूरी दी है, उसके तहत 12% और 28% के स्तर को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ 5 और 18% की दरें लागू रहे, मगर कुछ वस्तुएं जीएसटी के 40% तक भी बढ़ा दिया है। इस महीने 22 तारीख से लागू होने वाले करों के नए ढांचे में जो बदलाव किए गए, उसके तहत लोगों के लिए आम उपयोग में लानी वस्तु एवं सामान्य सेवाओं के मामले में काफ़ी राहत दी गई है। मसलन खाद्य एवं डेयरी उत्पाद, दवाएं, तेल, सूखे मावे, चपाती आदि रोजमर्रा के मामले में कई उपयोगी चीजें 5% के ढांचे में डाला गया है, जबकि जीवन बीमा सहित कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दी गई है। वातानुकूल टीवी, प्रोजेक्टर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों को 18% के स्तर में लाया गया है। इससे इतर बड़े आकार वाली महंगी कारों के साथ साथ पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, कैफीन युक्त ये जैसी कुछ चीज़ों को 40% की जीएसटी तय कर दी गई है। जाहिर है कि नए ढांचा का मकसद आबादी के एक बड़े हिस्से के खर्च और उपभोग को राहत के दायरे में लाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है। यह एक आम हकीकत है। अगर कोई वस्तु लोगों की आय के मुताबिक क्रय शक्ति की सीमा में होती है, तो इसे खरीदने और उसके उपयोग को लेकर सहज होते हैं। कर की दरों में कमी के बाद वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो अंतर आएगा, आम इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों की महंगाई में गिरावट आएगी। इससे बड़ी संख्या में लोग उसके उपभोग के दायरे में आ जाएंगे। बाजार में मांग बढ़ने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इस तरह आर्थिक मोर्चे पर अमेरिकी शुल्क से भी चुनौती पैदा हुई है। उसका सामना करने के लिए दिशा में विकल्प भी तैयार होंगे। यूँ करीबी 8 वर्ष पहले जीएसटी लागू किया गया था, तभी से समय समय पर अनेक उत्पादों की दरों में कुछ बदलाव किए गए, लेकिन कई अन्य उत्पादों पर कटौती की मांग होती रही थी। जीएसटी बदलाव की घोषणा तो हो गई है, लेकिन राज्यों की ओर से जिस तरह राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए समय देने की मांग उठी है, उसके मद्देनजर वह देखने की बात होगी सरकार इस संबंध में कौन सा रास्ता निकालती है। अगला, वैश्विक संतुलन की ध्रुव और भारत। ब्रह्मदीप अलूने ये लिखते हैं, कूटनीति का एक प्रमुख दायित्व तो यह होता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए शक्ति संतुलन का मूल्यांकन करे और ऐसी रणनीति अपनाए जिससे किसी भी क्षेत्रीय वैश्विक शक्ति स्पर्धा में राष्ट्र के हित प्रभावित न हो। भारत की विदेश नीति की असल चुनौती यही है कि उसे अमेरिका की एक पक्षीय व्यापार नीतियों से पैदा हुए अविश्वास और वैश्विक अस्थिरता का सामना करते हुए रणनीतिक तथा आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक विचारधारा के स्तर पर देश की दीर्घकालीन हितों की दृष्टि से इस समग्रता की जरूरत महसूस की जा रही है। देश की आर्थिक प्रगति निर्बाध चलती रहे, इसलिए निर्यात और ऊर्जा आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था कायम रखनी होगी। अमेरिका चीन के बीच प्रतिस्पर्धा को भू राजनीतिक प्रभावों को समझते हुए रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखना होगा। बहुपक्षीय मंचों का कूटनीति उपयोग करते हुए महाशक्तियों की मोर्चाबंदी की कोशिशों से अलग रहना होगा। भारत की समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की पहचान बनाए रखने के लिए साझेदारी का चुनाव भी साझेदारी से करना होगा। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में बहुपक्षवाद को मजबूत बनाने के संदेश के बीच दुनिया के शांतिपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ भविष्य की संभावना पुतिन और शी जिनपिंग के नेतृत्व में खोजना और राजनीतिक जटिलताओं को बढ़ा सकता है। इसी दुनिया की व्यवस्थागत समस्याएं भी बढ़ सकती हैं और भारत इससे अछूता नहीं रह सकता है। दरअसल भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक आकांक्षाएं और सुरक्षा चुनौतियां इतनी जटिल हैं कि वह केवल एक शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता है। इसलिए उसकी भू राजनीतिक जरूरतें उसे अमेरिका, रूस और चीन जैसे महाशक्तियों के साथ अलग स्तरों पर सहयोग और संतुलन साधने के लिए प्रेरित करती हैं। तीव्र आर्थिक विकास की भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना में
अमेरिका की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। भारत न केवल अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है, बल्कि अमेरिकी निवेश और पूंजी प्रभाव ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र को अभूतपूर्व ऊर्जा प्रदान की है। लाखों भारतीय पेशेवर अमेरिका में कार्यरत हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीयों का नेतृत्व इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सिलिकॉन वैली और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच घनिष्ठ संबंध पारस्परिक निर्भरता बढ़ाते हैं। हाल ही के वर्षों में रक्षा तकनीकी और साझेदारी ने भारत की सैन्य क्षमता को कई गुना बढ़ाया है, जिससे वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में अधिक सक्षम बन सका है। रणनीतिक दृष्टि से भी अमेरिका भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन की विवादास्पद विस्तारवादी नीति और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी बढ़ती सक्रियता और पाकिस्तान को मिलने वाला उसका समर्थन भारत के लिए सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के साथ भारत का सहयोग हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंध सुधरते दिखाई दिए। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था जैसे मुद्दे पर सहयोग की गुंजाइश दोनों देशों के बीच बनी रहती है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद ऐसे मंचों पर संवाद भारत को तनाव कम करने और टकराव को नियंत्रित करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री जिनपिंग की मुलाकात से यह उम्मीद बढ़ी है कि व्यापार संतुलन असंतुलन और सीमा पर स्थिरता ब्रिक्स जैसे मंचों में सहयोग पर बातचीत आगे बढ़ेगी, जिससे यह संदेश जाता है कि प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत संवाद का रास्ता बंद नहीं करता है। मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले दोनों देश दोनों पड़ोसी देश डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने शुल्क के बावजूद अपने संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कई भू राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। भारत के लिए चीन सीमा विवाद, पाकिस्तान गठजोड़, आर्थिक निर्भरता और समुद्री विस्तारवाद और वैश्विक मंचों पर विरोध बड़ी चुनौती है। भारत की विदेश नीति चीन को संतुलित करने के लिए कृत संकल्प रही है। इस वास्तविकता को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं लिया जा सकता है। इसलिए रूस, अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी सहयोग आवश्यक है। भारत हमेशा सामरिक स्वायत्तता की नीति पर चलता रहा है। यह नीति कहती है कि वो किसी एक शक्ति पर निर्भर न होकर के दूसरी शक्तियों के साथ भी संतुलन बनाए। अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धी के बीच रूस भारत के लिए एक संतुलनकारी ध्रुव है। भारत की रक्षा संरचना का बड़ा हिस्सा रूसी तकनीकी और हथियारों पर आधारित है। लड़ाकू विमानों से लेकर के टैंकों और पनडुब्बियों तक भारत की सैन्य क्षमता की रूसी सहयोग से बनी है। आज भी ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 रक्षा प्रणाली और T-90 टैंक भारत की सामरिक शक्ति को परिभाषित करते हैं। पश्चिमी देश अक्सर संवेदनशील तकनीकी साझा करने से हिचकते हैं, जबकि रूस ने लंबे समय से भारत को ऐसी रक्षा तकनीक उपलब्ध कराई है उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ाती है। यही कारण है कि भारत के लिए रूस केवल एक आपूर्तिकर्ता नहीं बल्कि रक्षा सहयोग की स्थायी साझेदार है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पश्चिम से बहुत दूर हो गया है और चीन पर उसकी निर्भरता काफी हद तक बढ़ गई है। भारत के लिए यह स्थिति सामरिक रूप से अनुकूल नहीं है। रूस की चीन पर निर्भरता से पाकिस्तान और रूस के संबंध मजबूत हो रहे हैं। रूस की चीन पर निर्भरता से पाकिस्तान और रूस के संबंध मजबूत हो रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती चीन है। अगर रूस उस पर निर्भर होता है तो भारत के लिए कूटनीतिक दबाव बढ़ता है। रूस भारत का पारंपरिक आपूर्ति करता है, लेकिन चीन के साथ रूस की तकनीकी साझेदारी भारत के लिए असहज स्थिति पैदा करती है। रूस को पूरी तरह से चीन के पारे में जाने से रोकने के लिए भारत को रक्षा, ऊर्जा और निवेश में रूस के से रिश्ते बनाए रखने होंगे। वहीं चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत को अमेरिका, जापान और फ्रांस, यूरोपीय देशों से सहयोग बढ़ाना होगा। रूस चीन मित्रता कुछ मामलों में भारत को राहत दे सकती है, जैसे ट्रंप की नीतियों से निपटने के लिए फिलहाल दबाव बनाया गया है, लेकिन दीर्घकाल में अगर रूस चीन पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है तो भारत की सामरिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए समस्या भी बन सकता है। रूस और चीन की तुलना में भारत निश्चित रूप से एक उभरती हुई शक्ति है। यह एक युवा, बड़ी आबादी, तेज आर्थिक विकास, मजबूत लोकतंत्र और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति को लाभान्वित हो रहा है।
संयुक्त सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के अभाव और चीन की तुलना में कम वैश्विक पहुंच और मध्यम स्तर की सैन्य तकनीकी आत्मनिर्भरता भारत की प्रमुख समस्या है। रूस और चीन के मजबूत रिश्ते भारत के लिए दो धारी तलवार हैं। एक ओर यह बहुध्रुवी और वैश्विक संतुलन को बढ़ावा देकर भारत को रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करते हैं। दूसरी ओर चीन पाकिस्तान धुरी और मजबूत बना करके भारत की सुरक्षा और सामरिक स्वतंत्रता के लिए नई चुनौतियां पैदा करते हैं। भारत का हित इसी में है कि वह सभी से मित्रता रखे और निर्भरता किसी पर न बनाए। अगला राष्ट्रीय सहारा का ये संवाद की है, जल भराव का जिम्मेदार कौन? रजनीश कुमार लिखते हैं इसको, रजनीश कपूर। आज का गुरुग्राम जिसे मिलीनियम सिटी या साइबर सिटी जैसे गौरवशाली नामों से नवाजा जाता है, हर साल मानसून के आगमन के साथ ही जल में डूबे नरक में तब्दील हो जाता है। महज 2 घंटे की बारिश से शहर को घुटनों तक पानी में डुबो देती है। सड़कों पर घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। करोड़ों रुपयों की कीमत वाले आलीशान जो घर होते हैं, उसमें रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में त्रस्त हो उठते हैं। यह विडंबना है कि एक और गुरुग्राम भारत के सबसे महंगे रियल एस्टेट बाजारों में से एक है, जहां लोग भारी भरकम टैक्स और किराए चुकाते हैं। वहीं सरकारी विभागों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के कारण यह शहर बारिश में डूब जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध लेखक और उद्यमी सुहेल सेठ ने एक सार्वजनिक मंच पर हरियाणा सरकार और स्थानीय प्रशासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने गुरुग्राम की स्थिति को शर्मनाक करार देते हुए गुरुग्राम खत्म हो चुका है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। बीजेपी को गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है। 11 साल से इस राज्य को चला रहे हैं, अब नेहरू को दोष नहीं दे सकते हैं। सुहेल सेठ ने अपनी एक अन्य टिप्पणी में कहा, क्या नालों की सफाई के लिए रॉकेट साइंस चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस शहर का बुनियादी ढांचे के मामले में इतना पिछड़ा होना न केवल शर्मनाक है, बल्कि गंभीर प्रशासनिक विफलता को भी दर्शाता है। गुरुग्राम में जल भराव की समस्या कोई नई बात नहीं है। हर मानसून के दौरान शहर की सड़कें नदियों में बदल जाती हैं और प्रमुख मार्ग जैसे गोल्फ कोर्स रोड, सोहना रोड, दिल्ली जयपुर हाईवे पर घंटों तक ट्रैफिक रेंगता रहता है। 1 सितंबर 25 के 4 घंटे की बारिश में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई थी, जिसने शहर को पूरी तरह से ठप कर दिया। नेशनल हाईवे 18 पर 48 पर 7 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे। सोशल मीडिया निवासियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करती हुई तस्वीरें और वीडियो साझा की, जिनमें गोल्फ कोर्स रोड पौस इलाके में गहरे पानी में डूबी गाड़ियां और फंसे लोग दिखाई दिए। गुरुग्राम में जन्मे और वहीं पर बड़े बसे सफल उद्यमी और समाज सेवी शरद गोयल ने हाल ही में एक चैनल में इंटरव्यू में कहा कि इस संकट का मूल कारण है शहर का अनियोजित शहरीकरण और सरकारी विभागों में आपसी तालमेल का अभाव। आज गुरुग्राम अनियंत्रित निर्माण और बुनियादी ढांचे की कमी का शिकार है। गुरुग्राम की पुरानी भौगोलिक संरचना में कई प्राकृतिक जलाशय और नाले भी थे और बारिश पानी को संचित करते थे, लेकिन तेजी से विनिर्माण ने इन जल निकायों को नष्ट कर दिया। और वे आगे कहते हैं कि जनता बारिश और जल भराव से त्रस्त होती है, लेकिन जनप्रतिनिधि कभी भी ऐसे मौकों पर सड़क पर नहीं दिखाई देते हैं। नेताओं को छोड़िए, निगम के अधिकारी भी ईद का चांद बने हुए हैं, जो केवल अनियमितताओं के चलते ही हरकत में आते हैं। अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए भी कभी भी जनता के बीच नहीं दिखाई देते हैं। सरकारी विभागों के बीच जवाबदेही का अभाव समस्या को और गंभीर बनाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे विभिन्न निकाय एक दूसरे पर जिम्मेदार डालते रहते हैं, लेकिन कोई भी पूर्ण रूप से समस्या का समाधान नहीं करता। गुरुग्राम हो या देश के अन्य शहर, सभी को इंदौर से सबक लेना चाहिए, जहाँ की अधिकारी जनता सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूर्णतः निभाते हैं और सुखी रहते हैं। समाधान के लिए दीर्घकालिक और टिकाऊ शहरी नियोजन की जरूरत है। प्राकृतिक जल निकायों के पुनर्जनन, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुओं का निर्माण, अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हर भी अधिकारी जो गुरुग्राम जैसे क्षेत्र में तैनाती पाने के लिए एड़ी चोटी पर का जोर लगाता है, वो यहाँ आते ही काम करने से क्यों बचता है? यदि इस पर काम न करने की तबादले
की तलवार लटका दी जाए तो यहाँ कुछ आलसी अधिकारियों का तबादला कर दिया जाएगा, जो इससे बाकी अधिकारियों के बीच संदेश जाएगा। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी का दर्जा बनाए रखने के लिए आलीशान इमारतें और कॉरपोरेट कार्यालय पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे ऐसा शहर बनाना होगा जो अपनी जनता को बुनियादी सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन प्रदान कर सके। तब तक ये कदम नहीं उठाते हैं जब तक गुरुग्राम हर मानसून में डूबता रहेगा और निवासियों की निराशा बढ़ती रहेगी। अगला हिंदुस्तान का ये संपादकीय जनता को राहत देगा जीएसटी। गौरव वल्लभ अर्थशास्त्री भाजपा के नेता हैं। जीएसटी सुधार की नई पहल देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में एक प्रभावी बदलाव है, जिसमें दर संरचना को नए सिरे से व्यवस्थित करके उसे 2 श्रेणी में बांट दिया गया है। दर कम रखे गए हैं, जिससे घरेलू मांग बढ़ेगी और देश तरक्की करेगा। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने और अमेरिकी टैरिफ से प्रभाव कुंद करने और तमाम क्षेत्रों में व्यापार को सुगम बनाने के लिए उठाया गया कदम एक रणनीतिक कदम है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार इसे चालू वित्त वर्ष में खपत 1.98 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकेगी। इससे परिवार, बाजार और पूंजी अर्थव्यवस्था के लिए सुधार गेम चेंजर साबित होगा। बीते 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने न सिर्फ 4 दरों को जटिल कर ढांचे की इस व्यवस्था को 2 सरल यानी 5 और 18% में श्रेणीबद्ध कर दिया गया, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40 वृद्धि की दर को मंजूरी दे दी है। रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों और बुनियादी जरूरत संसाधनों को अब निचली 2 श्रेणियों में रख दिया गया है, जिससे लोगों को लाखों लोगों को फायदा होगा। और तमाम बदलाव 22 सितंबर से त्योहारों के मौसम के साथ लागू होंगे। नई दरों के मुताबिक बाल में लगाए जाने वाले तेल, साबुन, मक्खन, घी, नमकीन, चॉकलेट जैसे रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजें अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पहले जो 12 से 18% था, जो काफी ज्यादा था, उससे काफी कम है। अब न सिर्फ जीवन रक्षक दवाओं 33 प्रमुख दवाओं को कर से बाहर कर दिया गया, बल्कि दूध, पनीर, खाकरा, चपाती जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। जिसका मतलब है कि हर परिवार के पास ज्यादा खर्च करने के लिए लायक आमदनी बचेगी और वे अन्य वस्तुओं पर भी सेवाओं पर अधिक खर्च कर सकेंगे। सीमेंट 28% से 18% कर दिया गया है। गाड़ियों के कल पूंजी जैसे क्षेत्रों पर वो घटित हुई, जिससे गाड़ियां की मांग लघु मध्यम उद्योगों कामकाज में भी इजाफा होगा। इन सुधारों के से जुड़े अनुमानों के मुताबिक 0.7 एमपीसी उपभोग प्रवृत्ति के साथ प्रत्यक्ष उपभोग में भी प्रारंभ की वृद्धि 70,000 करोड़ रुपए की होगी, जबकि 75,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा। जैसे जैसे नए खर्च अर्थव्यवस्था में शामिल होंगे, मांग में 1.98 करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकेगी। आयकर के हालिया बदलावों को भी यदि इसमें जोड़ दें तो 5.31 लाख करोड़ रुपए की खपत बढ़ने की उम्मीद है, जो चालू वित्त वर्ष में जीडीपी का 1.6% का हिस्सा है। 2 सुधारों के बाद जीडीपी में 100 से 120 अंकों की वृद्धि की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 6.5%, अगले वित्त वर्ष में 7% तक पहुंच चुकी है। एफएमसीजी, ऑटो, सीमेंट, रिटेल और स्वास्थ्य सेवा जैसे तमाम क्षेत्रों में तेजी से आगे। सरल अनुपालन, इनपुट क्रेडिट में सुधार और कम कागजी कार्रवाइयों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विस्तार में मदद मिलेगी। नकदी प्रवाह में सुधार होगा और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। जीएसटी 2.0 सुधारों से कर अनुपालन आसान होगा और कर गणना और उसकी फाइलिंग की जटिलताएं कम होंगी। इससे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। इस कटौती से दिन प्रतिदिन के कामों के लिए जरूरी पूंजी का बोझ कम हो जाएगा और प्रोविजनल फंड, स्वतः पूंजीकरण जैसी सुविधाओं के कारण तरलता बढ़ेगी, जिससे जल्द पैसे पा सकेंगे। दरों में कटौती के अलावा इन सुधारों के द्वारा स्वतः ऑनलाइन पंजीकरण, त्वरित फंड उल्टे शुल्क ढांचे से जुड़े मामलों पर समाधान जैसे ढांचा का सुधार किए जाएंगे, जिससे कपड़ा और उर्वरक, अच्छे ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से फायदा मिलेगा। इन बदलावों से वर्गीकरण संबंधी विवादों को निपटाना होगा। आत्मनिर्भर भारत के नजरिए के अनुरूप एक अधिक प्रतिस्पर्धी, बेहतर व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो सकेगा। अंततः व्यापार में सुगमता बढ़ेगी और उपभोक्ता की मांग में वृद्धि होगी। त्योहारों और सालाना खरीदारी में इजाफा होगा। इन तमाम उपायों से नकदी के प्रवाह में सुधार होगा, अनुपालन संबंधी चुनौतियां भी कम होंगी। जीएसटी के तहत आर्थिक विकास और व्यावसायिक क्षमता के लिए अधिक अनुकूल माहौल बन सकेगा। ये जीएसटी सुधार रोजमर्रा की जिंदगी में
बड़ी राहत लेकर आया है। बर्तन, दूध की बोतलें, दुग्ध उत्पादन, सिलाई मशीन और उनके पुर्जे जैसी जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर के 5% किया गया है, जिससे परिवारों को किराने के मासिक खर्चे में 10 से 15% की बचत हो सकेगी। मुख्य भोजन और पदार्थ जैसे दूध, पनीर अब जीएसटी में नहीं लगेगा, इससे पोषण सुरक्षा में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को भी लाभ मिलेगा। 33 से अधिक जीवन रक्षक दवाएं जीएसटी से मुक्त कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर पर कर घटाए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा सुलभ एवं सस्ती हो जाएंगी। कॉपी, पेंसिल, रबड़, क्रायोन पर जीएसटी से शिक्षा क्षेत्र को राहत मिलेगी, जिससे छात्रों और परिवारों को कम खर्च हो सकेगा। कृषि उपकरण और मशीनरी पर दरों में कमी 12% से घटा 5% कर दिया। किसानों को भी लाभ मिलेगा। ग्रामीण आय भी बढ़ेगी। छोटी कार है ना, 1200 सीसी, 1500 सीसी ये गाड़ियाँ होने, मोटरसाइकिल वगैरह, इनसे भी 28 से 18% जीएसटी कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह, इस पर भी 28 से 18% कर दिया गया। लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। जाहिर है कि जीएसटी 2.0 देश में सरल और अधिक न्यायगत, संगत और विकासोन्मुखी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। कर दरों को न्याय संगत बनाना है। घरेलू जो क्रय शक्ति है उसको बढ़ाकर 2.0 मजबूत करके आगे बढ़ाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरक के रूप में काम करेगा और मौजूदा भू राजनीतिक माहौल में जीवन को सुगम बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद साबित करेगा। इस टाइप से जीएसटी से संबंधित जो सुधार हुए हैं, 2 स्लैब बनाई गई, उससे संबंधित कई ये एडिटोरियल थे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।